हो बेटा? आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर पर सही होंगे और अपनी गर्मियों की छुट्टी का पूरा आनंद ले रहे होंगे बेटा। आनंद लेने के साथ साथ सभी अपने सेहत का भी ध्यान रखना बेटा। आगे गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं तो बाहर कम घूमना, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना, लिक्विड चीज़ें ज़्यादा लेना, तो अपने स्वास्थ्य का भी अच्छे से ध्यान रखना और अपना जो आपको यहाँ स्कूल से जो काम मिला है उसको भी प्रॉपर करते रहना। ठीक है बेटा? चलिए आपकी जो आपके व्याकरण का जो पाठ 2 है वर्ण विचार, उसकी दोहराई के लिए आपकी ये वीडियो बनानी चाहिए। अच्छे से देखना इसको। पहले आपको इस चैप्टर समझा दिया था और इसकी दोहराई करवा रहे हैं। उसमें जो आपको कुछ समझ नहीं आया वो वीडियो के माध्यम से आप अपने उन डाउट को क्लियर करें। फिर भी रह जाते तो जब हम मिलेंगे छुट्टियों के बाद तो आपको और बताओ। ठीक है बेटा? तो हमारा पाठ 2 जो है वो है हमारा वर्ण विचार। ठीक है? वर्ण विचार जो हमारा पाठ है वो हमारे ग्रामर का दूसरा पाठ है। ठीक है बेटा? वर्ण क्या होते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड नहीं किए जा सकते उन्हें क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है? भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई का साधारण अर्थ होता है सबसे पहली आवश्यकता, कि भाषा को बनाने के लिए सबसे पहली ज़रूरत क्या थी? वर्ण थी। क्यों? क्योंकि वर्ण नहीं होते तो शब्द नहीं बनते, शब्द नहीं बनते तो हम वाक्य नहीं बना पाते, वाक्य नहीं बना पाते तो हम अपने विचारों को, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा ही नहीं पाते। इसलिए जो वर्ण है भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाता है। ठीक है बेटा? अब जो वर्ण होते हैं आपको परिभाषा मैंने अभी बताई, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड नहीं किए जा सकते। अब देखो बेटा हमारे पास बहुत सारे वर्ण आते हैं, अब उस वर्णों का एक समूह बन गया। समूह क्या होता है? देखो बेटा समूह का अर्थ क्या होता है? मान लो मैंने यहाँ पर ए लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ से लिख दिया, यहाँ पर श लिख दिया, ये भी एक समूह है लेकिन ये गलत है, व्यवस्थित नहीं है। मैं आपको ये बता रही हूँ कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। कि ए के बाद आ हो, व्यवस्थित समूह क्या होता है? व्यवस्थित मतलब उनकी व्यवस्था के अनुसार, उनकी स्थिति के अनुसार उनका स्थान हो तो वही स्थिति उनकी व्यवस्थित होती है। तो वर्णों का जो समूह है, वर्णों का जो ग्रुप है वो व्यवस्थित होगा तो ही उसको वर्णमाला कहेंगे, नहीं तो नहीं। जैसे ए के बाद आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऐसे। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब हमारी जो वर्णमाला है वो बड़ी है, थोड़ी सी बड़ी का मतलब बहुत सारे उसमें वर्ण है, तो उसको समझने के लिए जो उसमें जो वर्ण है उनको जैसे हमने बोल के देखा तो कई वर्ण तो हमें ऐसे लगे जो जल्दी बोले जाते हैं, कई ऐसे हैं जो थोड़ा सा समय लेते हैं बोलने में, है ना? तो इस आधार पर हम वर्ण के 2 भेद करते हैं। वर्ण के किस आधार पर भेद किए जाते हैं? उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर वर्ण के 2 भेद होते हैं। वर्ण के 2 भेद, वर्ण के 2 भेद करते हैं। कौन से करते हैं हम वर्ण के भेद? पहला भेद होता है स्वर और दूसरा भेद होता है व्यंजन। ठीक है बेटा? ये वर्ण के 2 भेद है, तो दोनों क्या हैं? ये वर्ण है। स्वर वर्ण कौन से होते हैं? स्वर वर्ण, ठीक है, वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है बेटा? अब ये जैसे मैंने आपको बोला, जैसे एक बोला मैंने क बोला मैंने, तो और एक मैंने बोला ए, तो ए को बोलने में कम समय लग रहा है और कै को बोलने में ज़्यादा समय लग रहा है। तो ए जो है स्वर है और कै क्या है? हमारा व्यंजन। तो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर ही ये 2 भेद किए गए हैं। ठीक है बेटा? अब हमारे स्वर जो होते हैं, स्वर के भी भेद होते हैं। स्वर के भी 3 भेद होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ये 3 हमारे स्वर के भेद होते हैं। ऐसे हमारे व्यंजन के भी भेद होते हैं। 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और होते हैं संयुक्त व्यंजन।
चार भेद हमारे होते हैं व्यंजन के और ये तीन भेद होते हैं हमारे स्वर के। अब आते हैं सबसे पहले ह्रस्व स्वर। ह्रस्व का अर्थ होता है बेटा छोटा, ह्रस्व का अर्थ छोटा। अब ये तीनों भेद हमारे स्वर के हैं, तो ये तीनों स्वर ही तो होते हैं बेटा। वे स्वर, ह्रस्व का अर्थ मैंने क्या बताया, छोटा, कि वे स्वर जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर बेटा चार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए, छोटी ई, छोटा ऊ और रीश। ये हमारे चार ह्रस्व स्वर होते हैं। कि इनको बोलने में कम समय लगता है, कि जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। और ये चार होते हैं, ए, छोटी ई, छोटा ऊ और रीश। अब आते हैं दीर्घ। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये संख्या में 7 होते हैं। संख्या में 7 होते हैं। कौन से होते हैं? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और औ। ये 7 हमारे क्या है? हमारे दीर्घ स्वर हैं। कि इनका उच्चारण में, इन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर वह स्वर होता है बेटा जिसके उच्चारण में सबसे अधिक समय होता है। और ये प्लुत स्वर का जो साइन होता है वो इस तरह का होता है, ओम। जैसे ओम शब्द में मिलेगा आपको, राम शब्द में मिलेगा। अब तीनों की परिभाषा द्वारा से देखिए। ह्रस्व का अर्थ छोटा, दीर्घ का अर्थ बड़ा। वे स्वर जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व से दुगना समय लगता है दीर्घ स्वर कहलाते हैं। वह स्वर जिसके उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। ये तीनों की परिभाषा। हमारे स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। हमारे टोटल स्वरों की संख्या 4 यहाँ पे है और 7 यहाँ क्या हो गए? 11 हो गए, 7 और 4, और ये हमारा एक अलग है स्वर। ठीक है बेटा। अब आगे देखिए। अब मैं आपको ये स्वर का ये हटा रही हूँ यहाँ से। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजन की परिभाषा मैंने अभी आपको बताई थी कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। सबसे पहले इसका भेद आता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का अर्थ क्या होता है? छूना। ठीक है। स्पर्श का अर्थ क्या होता है? छूना। मतलब जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा यानी कि जीभ मुख के अनेक भागों का स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और कै से लेकर मैं तक सभी क्या हैं? स्पर्श व्यंजन। और इनकी संख्या कितनी है? 25। ठीक है। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ का मतलब क्या होता है? कि वे व्यंजन जो स्वर और व्यंजनों के बीच में स्थित होते हैं उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? य, रे, ले और वे। ये 4 होते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन। ठीक है बेटा। ऊष्म व्यंजन वे व्यंजन जिनके उच्चारण में मुख से ऊष्मा पैदा होती है, गर्मी पैदा होती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये भी संख्या में 4 ही होते हैं। से, श और श। और है। ये भी संख्या में 4 होते हैं। तीनों श और है। ये ऊष्म व्यंजन है। अब आते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का आपने वर्ड मीनिंग में कभी पढ़ा हो? संयुक्त का मतलब होता है एक से ज्यादा, मिले हुए। ठीक है। संयुक्त व्यंजन में होते हैं दो व्यंजनों के मेल से बने हो। ये भी संख्या में 4 ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं? श, त्र, य और श्र। ये 4 होते हैं। ये किससे बना है? कै और षषट्कोण से मिलकर बना है। त्र किससे बना है? तय और रे से मिलकर बना है। ये किससे बना है? ज और य से मिलकर बना है। श्र किससे बना है? श और र
वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं शब्दों का, वो हम पढ़ेंगे। देखिए ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर वर्ण विच्छेद। इस शब्दों का वर्ण विच्छेद हम कैसे करें। वर्ण विच्छेद यानी कि देखो मैं एक सिंपल सा एक शब्द लेती हूँ, मैंने ले लिया छाता। जब आप इस शब्द को देख रहे हो तो आपको सिर्फ ऐसा लगता है कि इसमें तो दो ही वर्ण है ना, ये दो ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसमें ध्वनियाँ ज़्यादा छुपी हुई है। कैसे छुपी हुई है, जब हम इसको खोल के लिखेंगे, किसी भी शब्द में आई प्रत्येक ध्वनि को खोल के लिखना, मतलब कि अलग अलग करके लिखना, वो क्या कहलाता है, वर्ण विच्छेद कहलाता है। छाता का वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे, सबसे पहली ध्वनि आपको क्या दिख रही है, यहाँ पर छ, ये छ शब्द दिख रहा है, ठीक है। इसके प्लस में ये क्या दिख रहा है आपको, आ की मात्रा है, तो इसका हम मूल रूप लिख देंगे आ, ठीक है। फिर दूसरा क्या दिख, अगला क्या दिख रहा है, तय, तय में हम लगा देंगे, इसके बाद क्या दिख रहा है आपको, आ दिख रहा है। तो ये जो हमारा शब्द है छाता, इसमें दिखने के आधार पर तो हमें दो ही ध्वनियां दिख रही हैं, लेकिन जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमें चार ध्वनियां सुनाई देती है, छ, अ, तय, आ, ये चारों ध्वनियां आपके सामने हैं। तो किसी भी शब्द में आए प्रत्येक ध्वनि को अलग अलग करके लिखना क्या कहलाता है, वर्ण विच्छेद कहलाता है। और क्या है बेटा इस चैप्टर में आपके क्या आता है, अनुस्वार और अनुनासिक। ये देखिए अनुस्वार क्या होता है, अनुस्वार का चिन्ह होता है, जो ये शिरोरेखा होती है इसके ऊपर बिंदी लगती है। अनुनासिक क्या होता है बेटा, जो हमारी शिरोरेखा होती है उसमें चंद्र बिंदु लगा होता है। एक हमारा होता है विसर्ग, विसर्ग क्या होती है, विसर्ग का चिन्ह क्या होता है, ये दो बिंदी वाला, ठीक है। अनुस्वार बिंदु और अनुनासिक चंद्र बिंदु, और विसर्ग क्या होता है हमारा दो बिंदियों वाला, ठीक है बेटा। इस चैप्टर की जो मेन बातें थी, जो मतलब कि जो मेन चीज पूछी जाती है वर्ण विचार में, वो आपको मैंने बता दिया है। विसर्ग भी होते हैं। अच्छा एक इसमें ये आता है हल चिन्ह। हल चिन्ह क्या होता है बेटा, हल चिन्ह देखो, किसी भी व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए उसके नीचे एक तिरछी रेखा खींचते हैं, उसे हल चिन्ह कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा हम ऐसे लिखते हैं एवं, अब जो हमने मैं के नीचे जो ये रेखा खींची है ये हल चिन्ह है। कैसा चिन्ह है ये, हल चिन्ह है। अब देखो अब कई बच्चे ये बोलते हैं हलंत, हलंत नहीं होता, ये चिन्ह कैसा है बेटा, हल चिन्ह है। इसको हलंत नहीं बोलते, ये चिन्ह कैसा है, हल चिन्ह है। हलंत कब होता है कि जिस भी शब्द का अंत हल चिन्ह से होता हो उन शब्दों को हलंत कहते हैं। अब इस बात को हमेशा ध्यान रखना, चिन्ह कैसा होता है, ये हल चिन्ह होता है, लेकिन कोई ऐसा शब्द जो हल चिन्ह के साथ समाप्त होता हो उन शब्दों को क्या कहते हैं, हल चिन्ह, ठीक है बेटा। अब इस चैप्टर की जो मेन चीजें थी वो आपको मैंने बता दी हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो छुट्टियों के बाद जब हम मिलेंगे तब आप पूछ लेना। तब तक के लिए बाय, आपका दिन शुभ रहे।